अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी जो है CSS सीरीज़ स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स लेक्चर नंबर 10 है। और वेबसाइट को अब हम डिज़ाइन करेंगे उस हिसाब से जो हमारा डिज़ाइन फाइनलाइज हुआ हुआ है ऑलरेडी। मैं ज़रा उसको ओपन करके दिखा दूं कि हमारा डिज़ाइन किस तरह का है जिसको हम फॉलो करें। इस तरह का डिज़ाइन है जिसको हम फॉलो करें। ठीक है, इस जैसा बनाना है। तो लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने जो चीज़ें देखी थी उसको मैं ज़रा रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। जस्ट अ क्विक रिकैप। हमने उसके फीचर्स देखे थे कि वो फीचर्स क्या करते हैं। ठीक है, मतलब कि CSS अगर आप यूज़ करें तो उससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपने यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल करना है कोई काम करने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मुझे कैसे कैसे फ़ायदा दे सकता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी हदूद क्या हैं। ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ें देखी थी जिसे हमने देखा था फीचर्स उसके। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट्स को लेविटेट करवा सकते हैं, हवा में उठा सकते हैं। हवा में उठाने से मुराद है कि आपको पेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, हेडर है, इमेज है, आप उस पर होवर करते हैं तो वो आपको ज़रा उठा उठा महसूस होता है, इसका शेडो बनता है, वैसे लगता है जैसे वो थोड़ा सा आपके करीब आ गया। इसे कहते हैं लेविटेशन। ये आप कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जो एडवांस्ड वेबसाइट्स होती हैं, जो इसके अंदर एनिमेशंस का बहुत ज़्यादा काम होता है, ये वहाँ इस्तेमाल होता है। एनिमेशन का ये पार्ट है लेविटेशन। आगे जाके हम इसको देखेंगे, आप इसको एंजॉय करेंगे। रिपोजिशन कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, एक एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो उस ऑर्डर को चेंज किए बगैर, ऑर्डर से मुराद आपने पहले हेडिंग लिखी थी, कोड के अंदर हेडिंग 1 का कोड डाला था, फिर इमेज का कोड डाला था, फिर पैराग्राफ का कोड डाला था। इस ऑर्डर को चेंज किए बगैर हेडिंग इमेज पैराग्राफ, हेडिंग इमेज पैराग्राफ, इस ऑर्डर को चेंज किए बगैर आप यूज़र को ये दिखा सकते हैं कि इसकी तरतीब कुछ और ही है। ठीक है, इसे कहते हैं रिपोजिशनिंग। ठीक है, उस लेक्चर में, पिछले वाले में, हमने ये भी डिस्कस किया था कि SEO पर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्डर है, जो तरतीब है एलिमेंट्स की, वो और जो उसका डिस्प्ले है, जो उसका रिजल्ट है, जो उसका व्यू है, डिज़ाइन जिसके कहते हैं, फ्रंट एंड जो है, वो इंटरफेस पे जो उसका रिजल्ट आ रहा है, SEO पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है। रीसाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको हर चीज़ जो आपने एलिमेंट बनाया उसको ऑब्वियसली आपको रीसाइज करना होता है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसको आपने छोटा बड़ा करना होगा, इमेज डाला है तो उसको रीसाइज एडजस्ट करना होगा पेज के ऊपर। कोई भी चीज़ अगर आप वेबसाइट पर डालते हैं, अक्सर आपको 95% आपको जितने पेज पे आपके एलिमेंट्स हैं वो रीसाइज होते ही होते हैं। ठीक है, कभी आप उसको विड्थ और हाइट देके करते हैं, कभी किसी और मैकेनिज्म से करते हैं, कभी किसी और मैकेनिज्म से करते हैं। इन एनी केस रीसाइजिंग का काम होता रहता है और उसी हवाले से आप रीशेप भी करते हैं। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरह की शेप्स के HTML के अंदर टैग्स अवेलेबल नहीं है। आप क्या करते हो, आप सिंपल डिव डालते हो या कोई आर्टिकल डालते हो, कोई भी टैग डालते हो, उसको आप फिर आप CSS के थ्रू उसको शेप देते हो, या तो वैसे ही छोड़ देते हो या कोई ना कोई शेप दे देते हो। ठीक है, फिर आप उसको कलर्स देते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, ये सारा काम CSS में हो रहा है, लेकिन किसकी बेस पे हो रहा है, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि ये HTML की बेस पे हो रहा है। HTML नहीं होगी तो CSS का कोई काम नहीं है, CSS चलेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लेआउट्स वगैरह बना सकते हो, थीम्स बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो और एनिमेशंस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये हमने सारा देखा था, ये वो प्रेजेंटेशन है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये हमारी जो है गोल है, ऑब्जेक्टिव है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है CSS के थ्रू। स्ट्रक्चर हमारा रेडी है, HTML जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, वो तैयार है। अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कलर्स वगैरह करने हैं। ये कलर्स जिनको लास्ट टाइम समझ नहीं आए थे उनको मैं अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये सारा कलर्स ख़त्म करके। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके।
हेडिंग के देखें, हेडिंग के अंदर मैंने इसको सबसे पहले साइज दिया था, ये देखें। सीएसएस के अंदर हमने देखा था कि हम किसी भी एलिमेंट को एड्रेस कर सकते हैं, मुखातिब हो सकते हैं उस एलिमेंट के साथ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग 1 को मुखातिब हुआ हूँ, वैसे इसको करते हैं कॉल, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसे कहते हैं कॉल, ठीक है, मुखातिब करने को प्रोग्रामिंग में। तो मैं आपको उसका HTML दिखा देता हूँ हेडिंग 1 का। ये H1 है, हेडिंग 1 का टैग। जिनको नहीं पता कि हेडिंग 1 का टैग किस तरह का दिखता है, कैसे होता है, वो पुराने लेक्चर्स देखें। अच्छा जी, ये काफ़ी नीचे क्यों चला गया? ओके, ये हमारा हेडिंग 1 का टैग है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय टेक्स्ट के और टैग के। इसको हम कॉल कर सकते हैं। इसको कॉल करने का तरीक़ेकार क्या है कि हम CSS के अंदर जाएं और CSS के अंदर जाएं और H1 लिख दें, ठीक है। इसके अंदर एंगल ब्रैकेट्स नहीं आती। एंगल ब्रैकेट से मुराद ये वाली ब्रैकेट्स जो इसके H1 के आसपास लगी हुई हैं, ये वाली ब्रैकेट्स नहीं आती CSS के अंदर। आप सिर्फ टैग का नाम लिखते हो, ये वाला बीच वाला H1, ठीक है। इस तरह एलिमेंट जो है वो कॉल होता है। फिर आप उसका फॉन्ट साइज वगैरह दे सकते हो, कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कलर दे के कर दिया वाइट, सेव, वो देखें लेफ्ट साइड पे वो वाइट हो गया, ठीक है। तो कलर जो है, ये कलर की जो प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और इस पूरी चीज़ को कहते हैं रूल। CSS के रूल्स हैं ये। H1 के टैग में 3 रूल्स डिफाइंड हैं, ठीक है, और 3 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिफाइंड है, ठीक है। एक फॉन्ट साइज है, कलर है, फॉन्ट फैमिली है। तो कलर के थ्रू हमने कलर की प्रॉपर्टी के थ्रू हमने H1 को वाइट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसकी फॉन्ट फैमिली रखी है। हम ये भी रख सकते थे, ठीक है, ये भी रख सकते थे। ये वाली, ठीक है। मतलब आपके कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ पे 3 फॉन्ट्स लिखने का मकसद ये था कि ये मॉन्टसेरेट, ड्रॉइड सेरिफ और लेटो, ये 3 फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में नहीं होंगे अगर आप डिज़ाइनर्स नहीं हैं। क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग का काम भी करता हूँ, इसलिए ये 3 फॉन्ट्स मेरे पास हैं। अगर ये 3 फॉन्ट्स आपने डाल दिए, ठीक है, और यूज़र के पास ये 3 फॉन्ट ना हुए तो उसको नज़र नहीं आएंगे। तो इसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि ऐसे फॉन्ट्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपने स्पेशल नेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए, अब आप चाहते हैं कि वो मैं वेबसाइट पर डालूं, तो उसको किस तरह डालना है वो हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉन्ट फैमिली के थ्रू हमने, मैं इसको मॉन्टसेरेट वापस कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली के थ्रू हमने इसकी जो स्टाइल है फॉन्ट का वो कंट्रोल किया, स्टाइल जो उसकी लुक एंड फील है। कलर के थ्रू हमने इसको कलर दिया और फॉन्ट साइज के थ्रू दिया। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं, हमने H1 को डायरेक्टली कॉल किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा एलिमेंट जिसको आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स एड्रेस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उनको किस तरह कॉल किया जाए स्पेसिफिकली, कहने का मतलब ये है कि अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि यहाँ पे सेक्शंस कितने, सेक्शन वाला एलिमेंट कितने हैं। एक सेक्शन ये, सिर्फ ओपनिंग टैग्स अगर हम देख लें, एक सेक्शन ये 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस हैं। यानी कि HTML के जो टैग है जिसको सेक्शन बोलते हैं, SECTION, ये जो टैग है ये 6 दफ़ा लगा हुआ हमारे पूरे कोड में। अगर मैं इसको बग़ैर किसी स्पेसिफिकली एड्रेस किए, आइडेंटिफायर लगाए, मैं इसको कॉल कर देता हूँ, तो क्या होगा जो अभी होने लगा है। जस्ट लाइक H1, मैंने 6 के 6 सेक्शंस को
कॉल किया और उसको कह दिया वाइट। इसको मैं ज़रा ब्लैक कर दूं ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा जी, मैंने जैसे h1 को कॉल किया उसी तरह सेक्शन को कॉल कर दी, क्योंकि सेक्शन भी एक एलिमेंट है HTML का। तो जैसे कि मैंने उसको कॉल करना था, मैंने h1 को, उसी तरीके से मैंने सेक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, बगैर किसी आइडेंटिफायर को लगाए। आइडेंटिफायर क्या होता है, आप वीडियो पुरानी वाली देखें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बता देता हूँ। आइडेंटिफायर क्लास और आईडी को कहते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो किसी एक एलिमेंट को स्पेसिफिकली एड्रेस करे, उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, जो उसकी शनाख्त बना देता है, उसको मार्क कर देता है कि ये यूनिक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन का टैग लिया और मैंने उसको एक रूल दे दिया कि इसके बैकग्राउंड वाइट कर दो। आप देख सकते हो कि पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड वाइट हो गया। ठीक है, क्योंकि पूरी वेबसाइट में 6 सेक्शन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग हमारे इस कोड में सेक्शन है। तो जहाँ जहाँ सेक्शन है 6 की 6 जगहों पे वो वाइट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वाइट को कर देता हूँ रेड। सारा रेड हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ सेक्शन है वहाँ वहाँ वो रेड शो होना शुरू हो जाएगा। ये जो बीच में गैप्स हैं, ये हेडिंग की वजह से आ रही हैं। जहाँ जहाँ हेडिंग्स आ रही हैं दो सेक्शंस के दरमियान, वहाँ वहाँ गैप्स आ रहे हैं। जैसे ये हेडिंग है, इसके मार्जिन की वजह से आ रहा है गैप। ठीक है, वरना ये अगर मार्जिन ना होता तो ये गैप्स ख़त्म हो जाते। मैं आपको ये ख़त्म करके दिखा देता हूँ। H1, H2, H3, H4 मार्जिन 0, पैडिंग में मार्जिन 0। अच्छा जी, यहाँ पे एक और भी पैराग्राफ को भी वैसे मार्जिन लगता होता है, उसको भी लगा देते हैं। ये लें, सारे मार्जिन ख़त्म कर दिए हैं। अब आप वेबसाइट की शक्ल देखें, टच नहीं हो रहा है इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पेपर है ना, पेपर पीछे जिसके ऊपर हमने ये सारा लिखा है वो वाइट है। इस वजह से जब मार्जिन लगा था तो वो नज़र आने लग गया था। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये देखें मैंने मार्जिन ख़त्म किए। अब जो पीछे जो पेपर है ना वो नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको सेक्शंस नज़र आने लग गए कि यहाँ जितने सेक्शंस हैं वो सब के सब रेड हो गए हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि सेक्शन जो है वो रेड हो जाए, वो रेड हो गए सारे। 6 सेक्शन थे, कुछ कुछ सेक्शन किसी और सेक्शन के अंदर हैं, मल्टीपल हायरार्की बनी हुई है, इस वजह से आपको पेज के ऊपर पूरे सेक्शन नज़र नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप रंग देख के अंदाज़ा लगाओ कि कितने सेक्शन है डिस्प्ले के अंदर, इंटरफेस के ऊपर, एक सेक्शन ये है इंटरफेस की हद तक। कोडिंग में तो 6 हैं, इंटरफेस में रेड जो नज़र आ रहे हैं वो कितने, 1 2 3 4, 4 नज़र आ रहे हैं। यानी कि 2 सेक्शन ऐसे हैं जो किसी के अंदर एम्बेड हुए हैं। ठीक है, इंक्लूड जिसे कहते हैं सादा इंग्लिश में, कि 2 सेक्शंस जो मिसिंग है हमारी इंटरफेस के अंदर नज़र नहीं आ रहे, वो ऑलरेडी कहीं और पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, वापस मैं इसको कहता हूँ, जिस तरीके से हेडिंग को मैंने कॉल किया था उसी तरीके से मैंने सेक्शन को कॉल किया। हेडिंग तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही दफ़ा आती है, लेकिन जो सेक्शन है वो पूरे डॉक्यूमेंट में 6 दफ़ा आता है। ठीक है, पूरे सेक्शन में वो 6 दफ़ा आता है। तो जितनी दफ़ा आ रहा था सारा का सारा रेड हो गया। मैं इसको कर देता हूँ पर्पल। आई लाइक पर्पल, दैट्स वाई। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक है, या इसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं, मतलब कि अब मैं किसी एक सेक्शन को पकड़ूंगा स्पेसिफिकली, खसूसी तौर पे। ठीक है, 6 सेक्शंस में मैंने पर्पल कर दिया, लेकिन एक सेक्शन को मैं खसूसी तौर पे रेड करूंगा, और वो है हमारा सेक्शन साइड बार। अच्छा जी, ये क्या किया मैंने, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ये साइड बार जो मैंने लिखा है ये क्या है, अगर हम HTML में आए तो साइड बार किसको मिली हुई है, ये आईडी है। ये साइड बार आईडी किसको मिला हुआ है, ये आइडेंटिफायर किसको मिला हुआ है, ये मिला हुआ है सेक्शन के टैग को। ठीक है, समझ आ रही है तो साथ साथ बोलो यस सर, ओके। मुझे आप सर ना भी कहें, मुझे इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ओके तो बोलें कि समझ आ गई। ठीक है,
साइड बार सेक्शन, इस साइड बार को हमने छेड़ना है। अच्छा, साइड बार में क्या क्या है, हमारा हेडर है, स्किल है, और क्या है, बस नहीं ठहरे, अभी पता लग जाता है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड बार के अंदर क्या है, इसको हम यहाँ से कोलैप्स करते हैं, इसको भी कोलैप्स करते हैं। ओके जी, इस साइड बार के अंदर हमारा एक हेडर एक फुटर, यानी कि पूरा का पूरा एरिया ही है। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट मी तक, ये जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ तक, सारे का सारा साइड बार ही है। ठीक है, इसको हमने पर्पल करना है, सॉरी पर्पल तो हुआ, रेड कर देते हैं। ले जी, पूरी साइड बार अब हमारी रेड हो गई है, और सेक्शन हमारे जो बाकी के सारे हैं वो पर्पल हैं। ये क्वेश्चन, ये चीज़ मेरे लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई थी कि ये कैसे हो गया। अब साइड बार को आप यूं समझो, मैं आपको ये ड्रॉ करके समझा सकता हूँ, उससे बेहतरीन और कोई तरीका नहीं है। वैसे मैं आपको अल्फाज में समझा देता हूँ कि साइड बार का जो सेक्शन है वो काम कर रहा है एज अ पेपर, कि ये एक पेपर आपने उठाया, ठीक है, अपने ड्रॉर में से पेपर निकाला, वो था साइड बार। ठीक है, उस साइड बार के ऊपर आपने बनाया हेडर, एक और पेपर रखा, एक कार्ड रख दिया हेडर का, फिर आपने एक और कार्ड रखा, वो रखा फुटर का। ठीक है, और ये दोनों कार्ड्स के अंदर जो सेक्शंस थे, वो हेडर में ख़ास तौर पे सेक्शंस थे, वो थे पर्पल, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जितने सेक्शन है वो सारे पर्पल हो जाएं, तो हेडर में जो सेक्शन थे वो पर्पल थे। ठीक है, लेकिन जो साइड बार जो पेपर था नीचे वो रेड कलर का था, तो ये इस वजह से रेड कलर नज़र आ रहा है। अल्फाज काफ़ी है मेरे ख्याल में, यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बेहतर तरीके से समझाया नहीं जा सकती ये बात। ठीक है, अच्छा, अगर मैं अब इसको रिमूव करके पर्पल से कह दूं ग्रीन, ठीक है, तो अब देखो सिर्फ दो सेक्शन ग्रीन हुए हैं। ठीक है, रेड उधर का उधर ही खड़ा हुआ है। ये क्यों हुआ ग्रीन येलो, क्योंकि ये सेक्शन हसन मलिक वाला और स्किल्स वाला किसके अंदर पड़ा हुआ है, हेडर के अंदर। हेडर में एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है, ये दोनों ग्रीन हो गए। पूरे के पूरे साइड बार के अंदर दो ही सेक्शन थे जो ग्रीन हो गए हैं। ये पूरी साइड बार थी, मैंने बताया था ईमेल एड्रेस तक साइड बार है, ये हो गई रेड, और इसमें दो सेक्शन थे, हो गए ग्रीन। आगे अब मूव ऑन करते हैं। आगे हम अब मूव करते हैं, इसकी शक्ल ज़रा बेहतर करें। सेक्शंस हमने सारे के सारे नहीं करने किसी भी कलर के, और इसका अब हम कलर पकड़ लेते हैं यहाँ से। इसके अंदर हम कलर डाल देते हैं, इसका कॉपी मैंने किया हुआ कलर, ये ठीक हो गया। ये और ये कलर एक जैसे हो गए, ठीक हो गया जी। अच्छा, बाकी हमारा जो साइड बार सेक्शन है वो रेड है, बाकी वाइट है, सेम इसी तरीके से कि एक हमारा सेक्शन रेड है, एक वाइट है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो असल चीज़ आती है, वो है ये दो कॉलम्स क्रिएट करने, एक रेड और एक वाइट। जो हमारा रेड वाला पार्ट है वो बारीक है, मतलब पतला है, कम चौड़ा है। जो राइट वाला एरिया जो ज़्यादा वाइट है वो ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, तो हम इसका कोड लिखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। बड़ा छोटा सा कोड है, 2 लाइनों के अंदर ये पूरा कोड सेट हो जाएगा। मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि ऐसा कौन सा कोड है जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं कि आर्टिकल के जो 2 बड़े सेक्शंस हैं, ठीक है, ये देखें, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के ऊपर हमने कोड लगाना है इस एलिमेंट पे। और हम जानते हैं कि एलिमेंट इस आर्टिकल के अंदर 2 सेक्शंस हैं, एक ये वाला, 2 डिविजन्स हैं, एक ये वाली डिवीजन है लेफ्ट वाली जो कि रेड कलर की है, और एक दूसरी डिवीजन है जो कि ये वाली जो कि वाइट कलर की है।
हमने दो डिविजन्स क्रिएट करनी है जिसमें ये छोटी वाली हो और ये बड़ी वाली, ये लेफ़्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है। तो ये कैसे हम करेंगे कम से कम कोड इस्तेमाल करते हुए, मुझे कमेंट्स में लिख के अभी भेजो जिनको आंसर आता है, वरना मैं व्हाट्सएप पे आपका वेट करूँगा। मुझे अपने कोड लिख के भेजना है कि आपके ख्याल में ये कोड क्या है, ठीक है, जो यहाँ लगना है। ठीक है, जो मैं कोड आपको देने वाला हूँ वो कोड आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, ना किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, एकेडमी में, जहाँ भी आप जाते हैं ये कोड आपने नहीं पढ़ा होगा। इट्स वेरी सिंपल कोड, ठीक है। लेकिन जो आप मुझे कोड देंगे वो ये नहीं होगा, वो कोई और होगा। जो भी आपको समझ आता है वो दे मुझे, ठीक है। तो अब मैं आर्टिकल को बुलाऊंगा, आर्टिकल। अच्छा, सबसे प्यारी मिसाल, अब आर्टिकल का अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करूं, फॉर एग्जाम्पल पिंक कर देते हैं, अब क्या होगा? आर्टिकल यूं समझ लो कि वो पेपर है एक, ठीक है। फिर अगेन वही मिसाल कि मैंने पेपर ड्रॉर से निकाला, ठीक है, वो था आर्टिकल। उस पेपर के ऊपर मैंने लेफ्ट साइड पे साइड बार रख दी, राइट साइड पे मैंने बाकी डिटेल्स रख दी। पेपर के ऊपर दो पेपर रख दिए। नीचे वाला पेपर हमारा जो है, जो आर्टिकल है, वो पिंक है। जो लेफ्ट साइड पे साइड बार है वो रेड है, और बाकी सारा का जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो वाइट है। तो आर्टिकल की जो पीछे बैकग्राउंड है, जो बेस है, वो पिंक हो गई है सारी। उसके ऊपर जो हेडर रखा हुआ है वो रेड है। अगेन ये फिर मैं वही मिसाल समझा रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, एनीवेज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा जी, आर्टिकल को हमने छेड़ना है कॉलम्स बनाने के लिए। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर से पता लगेगा कि किसको सीएसएस कितनी आती है। जो गुरु बनते हैं कि जी हमें बहुत अच्छी आती है, देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या हैं। मैं अब आपको आंसर देने लगा उसका कि दो कॉलम्स कैसे बनेंगे आर्टिकल के ऊपर, तो आर्टिकल के अंदर दो कॉलम्स कैसे क्रिएट होंगे। कोड लिख दिया मैंने जी। स्टार्ट डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 400 पिक्सल्स 1 FR। ले जी, ये लो जी आपकी जो वेबसाइट है। इसको थोड़ा जूम कर दूं, जिस तरह का जूम मैंने इस पर किया हुआ है, 67%। ले जी, ठीक है जी, दोनों 400 पिक्सल्स हैं। किस तरह बनाया है? इस तरह बनाया है, दो लाइनें लिखी हैं और दो कॉलम बन गए मेरे। ये जो ग्रिड है, ग्रिड, इस ग्रिड के ऊपर मैं तकरीबन 1 घंटा समझा सकता हूँ कि इसके कितने डिफरेंट वेरिएशंस हैं और उनसे क्या क्या अचीव होता है और क्या उनकी कॉन्सेप्ट्स हैं। 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। ये जो ग्रिड वाली टेक्नोलॉजी है CSS3 की है, 2018 या 19 में आई है, ठीक है, गूगल ने लॉन्च की है ये। तो उसकी सपोर्ट मोजिला में भी है और गूगल में भी है, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। फ्लेक्स बॉक्स से फ़र्क है, जिन लोगों को CSS आती है वो फ्लेक्स बॉक्स का बहुत इस्तेमाल करते होंगे। फ्लेक्स बॉक्स से ये डिफरेंट है। फ्लेक्स बॉक्स वन डायमेंशनल लेआउट क्रिएट करती है, या तो वो हॉरिजॉन्टल लेआउट क्रिएट करेगी या वो वर्टिकल लेआउट क्रिएट करेगी। जबकि ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशनल है। ये बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता लगेंगी, लेकिन अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो कहीं लिखते जाया करें, काइंडली वेस्ट मत किया करें नॉलेज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लिखते जाया करें कि ये बात हमने सुनी थी कि फ्लेक्स बॉक्स 1 डायमेंशनल लेआउट क्रिएट करती है, ग्रिड 2 डायमेंशनल करती है, लिख लिया करें। आगे जैसे जैसे मूव करते जाएंगे आपको पिछली सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, हमने पढ़ा था कि डिस्प्ले जो होता है वो इनलाइन होता है, ठीक है। इस तरह का देखें, इनलाइन मैंने किया तो सारा चेंज हो गया। डिस्प्ले ब्लॉक होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है जी। डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, तो ये एक लाइन में क्रिएट हो गया फ्लेक्स, ठीक है।
और आप देख सकते हो कि ये अब कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, मुझे एक अलहदा से चीज़ लिखनी पड़ेगी मुख्तलिफ तरीक़ों से कि मैं इस फ्लेक्स को, ये जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है इसको मैं बना दूँ 400 पिक्सल, उसको मैं कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी 600 पिक्सल्स। ठीक है, तो वो मैं कर नहीं सकता। अब आप समझ रहे हो कि ये कोड फ्लेक्स के साथ चल रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा पीछे। ठीक है, तो अगर मुझे कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, फ्लेक्स कंप्लीट कंट्रोल लेआउट पे नहीं देता, फ्लेक्स देता है पार्शियल कंट्रोल। आपको मज़ीद 5-6 लाइनें मज़ीद लिखनी पड़ती हैं फ्लेक्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो ग्रिड है वो बहुत अच्छा कंट्रोल देती है और आप बड़े इजीली लेआउट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ग्रिड ने क्या किया, हमें एक नई सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दे दी जिसका स्टार्ट होता है ग्रिड के नाम से। ग्रिड आगे टेम्पलेट कॉलम्स, हम टेम्पलेट रोज भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि ये हो क्या रहा है। आपने पिक्सल्स, हमारा एक यूनिट है जो हमने ऊपर दिया हुआ है 28 पिक्सल्स। ठीक है, एक हमारा यूनिट EM होता है, एक RM होता है, एक परसेंटेज होती है। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे यूनिट्स क्या हैं साइज़ के। ठीक है, जैसे असल लाइफ में मीटर्स होते हैं, इंचेस होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की दुनिया में भी कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट का। तो यहाँ पे पिक्सल्स हैं, इंचेस हैं, सेंटीमीटर्स हैं और परसेंटेज है। ठीक है, और EM है, RM है। ये सारे यूनिट्स जो हैं ये साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए होते हैं। इसके अंदर एक और यूनिट का एडिशन हुआ है, वो है FR। FR यूनिट का इसे बनता क्या है, व्हाट डज FR मीन्स, ये आप नेट पे सर्च करें फिर बताएं हमें। ये आपका एक छोटी सी असाइनमेंट है कि FR से क्या बनता है। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि 400 पिक्सल का तो कम्प्लीटली समझ आ गया कि इसमें 2 कॉलम्स क्रिएट हुए हैं। एक 1 कॉलम क्रिएट हुआ है 400 पिक्सल का, दूसरा कॉलम है फॉर एग्जांपल 1FR का। अभी 1FR क्या चीज़ है, इसको छोड़ दो, FR अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पहला कॉलम है 400 पिक्सल का, ये क्या चीज़ है। हम क्या इसको छेड़ सकते हैं मज़ीद, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल लिखता हूँ, क्या होता है, ओह छोटा हो गया। 100 पिक्सल और छोटा हो गया, 600 पिक्सल्स। ओके, अगर मैं इधर 40% लिख दूं फिर क्या होगा, ओके 10%। ओके, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज भी चल रही है, पिक्सल भी चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 1FR लिख देता हूँ फिर क्या होता है, ओह हाफ हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब FR जो है वो परसेंटेज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 50-50 लिख दूँ तो फिर क्या होगा, इसको मैं 100% लिख दूँ फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन में क्या दे रहा हूँ, मुझे ये तो सारे कोड्स आते हैं, ये मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन क्यों दे रहा हूँ इस तरह की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1FR इज़ बेसिकली अ वे टू टेल ब्राउज़र को ये बताना होता है कि देखो यार, पहला कॉलम जो है ये बेस करता है कि पहला कॉलम क्या है, ये उस पे बेस करता है FR। ठीक है, कि एक डिफाइंड चीज़ है, FR किस चीज़ पे बेस करता है, एक डिफाइंड चीज़ के ऊपर। मुझे एक चीज़ डिफाइन करनी होगी तो ही FR अब फैसला करेगा कि मैंने क्या करना है। यूँ समझ लो कि आपने एक पानी की बाल्टी ली, उस पानी के बाल्टी के अंदर आपने एक ब्लॉक डाल दिया, तो पानी क्या करेगा, अब उस ब्लॉक की जगह को छोड़ के बाकी जितनी अवेलेबल स्पेस है उस स्पेस के अंदर अपने आप को 100% एडजस्ट करेगा। ठीक है, पानी क्या करेगा, जो ब्लॉक ने जगह ले ली, जो आपने पानी के अंदर डाला बाल्टी में, उस ब्लॉक की जगह को छोड़ के बाकी जो अवेलेबल स्पेस है उसमें अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो FR बेसिकली अवेलेबल स्पेस के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल लिख दिया था, तो 1FR ने क्या किया कि बाकी अवेलेबल स्पेस को
यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अगर मैं 1 FR पहले लिख देता हूँ और 100 पिक्सल बाद में लिखता हूँ तो फिर क्या होगा कि ये चीज़ अब डिफाइंड थी। ठीक है, हमारा दूसरा कॉलम डिफाइंड है कि वो 100 पिक्सल का है। तो बाकी एफ आर ने फिर क्या किया, 1 FR ने, कि जो बाकी अवेलेबल स्पेस थी वो उसने यूटिलाइज कर ली सारी। तो ये है एफ आर। अब आप कहो कि यार ये आप यहाँ पे 100% भी तो लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं। यूँ समझ लो कि ये शॉर्ट हैंड है, आपको 100% डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 FR लिख के ही अपना काम चला सकते हो। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट, कि जितनी अवेलेबल स्पेस बच गई है उसके अंदर कंटेंट को अरेंज करता है ये 1 FR। तो अगर मैं यहाँ पे 1 FR लिखा है, मैं यहाँ पे 2 FR लिख दूँ, फिर क्या होगा। अब आप देखें कि जो राइट वाला है वो 2 FR है, यानी कि पहले वाला 1 FR, दूसरे वाला 2 FR। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 1 FR का साइज ये वाला है। ठीक है, 5-6 इंच है ये। अगर इसको मैं इंचिस टेप से नाप लूँ तो ये 5-6 इंच है। ठीक है, तो ये 1 FR है। 2 FR ने क्या किया, उसने अपना साइज डबल कर लिया, 6 की बजाय वो 12 इंचेस हो गया। ठीक है, इस वाले रेड कॉलम से ये डबल बड़ा हो गया। तो आप एक डायनेमिक कॉलम क्रिएट कर सकते हो। अब मैं अगर विंडो का साइज छोटा बड़ा करूँगा तो ये दोनों साइज छोटे बड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, हो रहे हैं ना। ये है रिस्पॉन्सिवनेस, थोड़ी सी कंप्लीट नहीं, पार्शियल रिस्पॉन्सिवनेस है। ये कोड इसलिए इस तरह चल रहा है क्योंकि मैंने इसको डायनेमिक वैल्यूज दी हुई है। एक को मैंने 1 FR कहा हुआ है, 2 FR, कि जब भी मैं स्क्रीन छोटी बड़ी करूँ तो ये कॉलम बड़ा बड़ा रहे, डबल साइज का रहे, और ये हाफ साइज का रहे। ठीक है, राइट कॉलम डबल साइज का रहे, लेफ्ट वाला हाफ साइज का रहे। ये मैंने इसको बताया हुआ है कि जब भी मैं इस विंडो को रीसाइज करूँ तो एक कॉलम हाफ साइज का रहे। ठीक हो गया। अच्छा, यही चीज़ मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ 2 FR तो दोनों फिर बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों फिर इक्वल हो गए हैं। इस चीज़ को अब आपने घर प्रैक्टिस करना है बैठ के कि ये यहाँ पे अगर हम दो चीज़ वैल्यूज़ लिखते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ 400 पिक्सल्स 1 FR, और अब मैं अगर इसका साइज छोटा बड़ा करूँ, वो देखिए, अब वो 400 पिक्सल उधर का उधर ही खड़ा हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो मैंने फिक्स कर दिया हुआ है। ठीक है, जो दूसरे वाला है वो अपना आप साइज को एडजस्ट कर रहा है स्क्रीन के हिसाब से। 400 पिक्सल अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली ग्रिड जो है लेआउट्स बनाने के लिए काम आता है, और आप अपने लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप मीडिया क्वेरीज भी लगा दें तो जिस किस्म की ये पावर आपको दे देता है ना ये ग्रिड का फंक्शन, ग्रिड की जो प्रॉपर्टी है, जैसे टेक्नोलॉजी पूरी, ठीक है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, ये जो पूरा ग्रिड का जो टेक्नोलॉजी है, जो पावर आपको देता है, ये अनइमेजिनेबल है। बहुत ज़्यादा आसानी इसने पैदा की है लेआउट्स बनाने में। तो हमने सिर्फ 2 लाइंस ऑफ कोड्स के अंदर 400 पिक्सल और 1 FR से आर्टिकल के अंदर 2 सेक्शन क्रिएट किए हैं, और बड़े अच्छे तरीके से अब हम कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर हमें लगता है कि यार ये राइट वाला सेक्शन लेफ्ट पे आना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी भी हमें ग्रिड देता है। हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे वो कैसे होती है। अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया कि दो उसके अंदर बना लिए सेक्शंस। तो अब हम इस कोड को ज़रा ऊपर ले आते हैं क्योंकि आर्टिकल हमारा सबसे पहले आता है, उसके बाद कोई चीज़ आती है। ठीक है, आर्टिकल आ गया, उसके बाद हमारी साइड बार आती है। क्या आता है आर्टिकल के अंदर हमारी सबसे फिर आती है साइड बार। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, करीब करीब ले जाते हैं ना तरतीब के हवाले से। अच्छा जी, इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या देखना है कि हम अपने मकसद से कितना दूर हैं। हमने साइड बार को ऐसा बनाना है जैसा ये है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि हमें इसको सेंटर लाइन करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इसके अंदर वाइट स्पेस नहीं है लेफ़्ट पे,
इसके अंदर वाइट स्पेस लेफ्ट पे मौजूद है। तो ये कैसे ख़त्म करेंगे? तो इसका एक छोटा सा कोड होता है, वो होता है बॉडी। बॉडी अपने आप अपनी मार्जिन पैडिंग दे रहा होता है, वो दोनों रिमूव कर देते हैं। लो जी, बॉडी का मार्जिन था वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब हमारा कोड में से ये जो इंटरफेस में से वाइट लाइन निकल गई है। दूसरा अब काम रह गया सेंट्रल लाइन, इसको सबको सेंटर में लेके आना है। तो इसको लाने का जो तरीका है, दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम साइड बार के अंदर जितना कुछ है उसको कह दें सेंट्रल लाइन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं साइड बार ले जी। एक तरीका ये है, इसे कहते हैं जुगाड़। ठीक है, इससे अक्सर काम ख़राब भी हो जाया करता है, तो बड़े ध्यान से ये करना है। ये जो मैंने स्टार बनाया ना, ये मैंने आपको स्टार नहीं दिया ये स्टार है, इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, सीएसएस के अंदर साइड बार है, सॉरी एचटीएमएल के अंदर साइड बार है हमारी। ठीक है, साइड बार के अंदर जो कुछ है, ये जो रेड वाला एरिया है, इसमें जो कुछ है हेडर फुटर और उसके अंदर भी जो कुछ है, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग ऑल पेरेंट चाइल्ड विद इन साइड बार, वो सब के सब क्या हो जाए, टेक्स्ट लाइन हो जाए। तो ये मैंने कोड लिखा है जिसकी वजह से सारे के सारे सीधे हो गए, इंसान के बच्चे बन गए। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गए। अभी हम इस कोड को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं कि टेक्स्ट लाइन सेंटर हो चुका हुआ है। अगर हम ये काम ना करते, अगर हम साइड बार के अंदर टेक्स्ट लाइन लिखते, फिर क्या होता? इसको ज़रा आप ये कमेंट कर देते। कमेंट जब कर देते किसी कोड को, वो चलना बंद हो जाता है, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वो देखें लेफ्ट साइड पे मैंने उसको कमेंट किया, वो ख़त्म हो गया इसका रिजल्ट। अगर हम साइड बार के अंदर डायरेक्ट लिख देते फिर क्या होता? फिर भी वही रिजल्ट है। इसकी वजह क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कोड हमने खोल लिया यहाँ पे। साइड बार, साइड बार के अंदर हेडर है, और हेडर के अंदर इमेज है, उसके अंदर टेक्स्ट है, हेडिंग है, पैराग्राफ्स हैं, DLTD सब कुछ है। ठीक है, ये सारा कुछ टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। ये जो मैंने आपको कोड दिया है, ये मैंने आपसे कहा था ये ख़तरनाक कोड है। ठीक है, इसको हमने कमेंट आउट भी इसीलिए किया है। होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो है वो, अभी तो हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर करके किया है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कोड्स की जो हायरार्की है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इतना डेंस हो जाता है कि टेक्स्ट लाइन सेंटर खाली लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ इस तरह की हरकत करनी पड़ती, स्पेसिफिक होकर कहना पड़ता है भाई साइड बार में जो कुछ है। क्या ये भी रहा है कि साइड बार में जितना टेक्स्ट है उसको सेंटर कर दो, ये कह रहा है कि साइड बार के अंदर जो कुछ है उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। क्या है, दोनों सी बातें सही रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये कोड हमें यूज़ करना पड़ता है जब ये कोड काम ना करे। इसी वजह से मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि आगे ये कोड हमारा कहीं भी यूज़ नहीं होना। ये जो हमने अभी स्टार लगा के किया ना, इस रिज्यूमे में ये कोड कहीं भी यूज़ नहीं होना। ठीक है, हम कभी भी इस तरह के कोड लिखते ही नहीं है कि जिससे हमें नुकसान उठाना पड़े बाद में। तो आपको वेबसाइट पे ये कोड नज़र आएगा, अगर आप कहीं ना कहीं सर्च करते हो अपनी गूगल पे, तो आपको ये कोड नज़र आएगा। लेकिन आपने ये कोड इस्तेमाल कोशिश करें कि 1% इसका इस्तेमाल हो अगर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस, अब हमें और क्या क्या करना है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक मिसाल इसकी और दे देता हूँ अभी जाते जाते। ठीक है, कलर वाइट। अब आप देखो कि
साइड बार किधर है, ये है। और इसमें ठहरे कलर में यहाँ पे हेडिंग में तो नहीं दिया हुआ, कहीं इसको उड़ाते हैं पहले। ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों कोड सेम है हमारे। ये देखें, साइड बार स्टार लगा के भी कलर वाइट हुआ है और टेक्स्ट लाइन सेंटर हुआ है, और जब हमने ये दोनों कोड उठा के इसमें वापस डाल दिए तब भी कलर वाइट और सेंटर लाइंड है। ठीक है, तो आप अभी तक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों कोड सेम है, लेकिन ये वाला ख़तरनाक है, इसको आपने यूज़ नहीं करना कभी भी। ये एक और एग्जांपल दे दी मैंने आपको। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि हम कितना दूर हैं अपने डिज़ाइन से। ये डिज़ाइन था, इसमें कुछ चीज़ें येलो हैं, कुछ वाइट हैं, अभी इसको हम ध्यान नहीं देते। हमें शेडो क्रिएट करते हैं, हमारे पास ये शेडो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, शेडो, लेट्स क्रिएट अ शेडो ऑन साइड बार। शेडो देने का जो तरीका है वो सिंपल है। बॉक्स शेडो, और अब आगे जो मैं सारी बात लिखने लगा हूँ ये अब आपको समझानी पड़ेगी मुझे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, नहीं जी, ये हमारा अब यहाँ पे सेम ऐसा शेडो बन गया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ज़रा गैप ज़्यादा है तो हम इसको भी गैप बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब तकरीबन ठीक हो गया। गैप, अच्छा गैप के लिए आपने देखा मैं सिंपल सा उसको बताया है, ग्रिड गैप, मतलब कि दो कॉलम्स के दरमियान जो फासला है वो 40 पिक्सल्स का है। ठीक है, तो वो अब इशू हमारा रिजॉल्व होगा, हमें बगैर मार्जिन पैडिंग दिए गैप सेट कर लिया अपना दो कॉलम्स के दरमियान। अच्छा जी, गैप पे हमारा फिलहाल ध्यान नहीं, हमारा शेडो पे। मैंने शेडो कैसे बनाया है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वैल्यूज़ चेंज करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या है। मैं इसको कमेंट आउट करने लगा हूँ और नया शेडो बनाने लगा हूँ। बॉक्स शेडो 0, सेम लिखते हैं, 19 पिक्सल्स, 38 पिक्सल्स, और यहाँ लिख देते हैं रेड। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अच्छा लग रहा है वैसे, आई लाइक इट। एनीवेज, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ फिर क्या होगा। रिवर्स से मेरा मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ 38 और यहाँ लिख देता हूँ 19। आपने देखा शेडो थोड़ा सा कम हो गया। ओके, अगर मैं इसको वापस ले जाऊँ, ये मैं आपको आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आपके सामने कोई कोड आता है तो आपने उसको समझना कैसे बगैर कुछ पढ़े। अभी मैं कोई आर्टिकल नहीं आपको बता रहा कि इसको फलाने आर्टिकल से पढ़ें, ये मैं आपको कोड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ जी। अगर आपने कोड समझना है कि क्या हो क्या रहा है इस कोड के अंदर,
तो ये मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ। सिंपल वैल्यूज़ को चेंज करके देखें, डिलीट करके देखें, क्या रिजल्ट आता है, आपको उसकी वर्किंग समझ आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो आपको भूल जाएगा, मैं आपके साथ डिस्कवर कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा जी, आपने वैल्यूज़ चेंज की थी, तो इसको जब हमने इंक्रीज़ किया इस वैल्यू को, तो ये शेडो छोटा हो गया था। मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, क्योंकि हमने इसको इंक्रीज़ करके कहाँ लेके जाएं, हम इसको कर देते हैं 40, 100। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि वो नीचे आता जा रहा है, 10 ऊपर चला गया, 1 फुल ऊपर चला गया। ठीक है। और अगर मैं इसको 20 कर दूं तो ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये लें हाफ हो गया। नज़र आपने ना लेफ्ट साइड पे भी रखनी है, राइट साइड पे भी रखनी है। तो यानी कि ये जो है, जो दरमियान वाली वैल्यू है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है। ये कंट्रोल कर रहा है कि शेडो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर इसको -20 कर देता हूँ तो ये नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो नीचे से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये वाई एक्सेस, अगर आपने मैट्रिक में कहीं बचपन में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पढ़े हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक्सेस क्या करते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ 19 पिक्सल। इसका मतलब कि मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, टॉप से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे हो जाओ। और अगर मैं ये एक्स एक्सेस छेड़ता हूँ, यानी ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और राइट हिलेगा। अब मैं इसको कहता हूँ 20 पिक्सल्स। तो देखें अब कि वो किस तरीके से राइट साइड पे आ गया, 200 पिक्सल्स। और देखिए शेडो बाहर आता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कर देते हैं 400 पिक्सल्स। लो जी, शेडो कम्प्लीटली बाहर आ गया। ये 400 पिक्सल पे शेडो बाहर क्यों आया, ज़रा ये कमेंट्स में मुझे बताइए कि 400 पिक्सल जब मैंने लिखा है तो शेडो बाहर क्यों आया। 200 लिखने पे शेडो पूरा बाहर क्यों नहीं आया, 20 लिखने पे पूरा बाहर क्यों नहीं आया, 400 पिक्सल लिखा तो शेडो पूरा का पूरा बाहर क्यों आ गया। ये मेरा क्वेश्चन है, आपने आंसर करना है इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। आपके आंसर की वैलिडेशन मैं कमेंट्स में ही करूँगा, गिविंग यू सम टाइम। बड़ा सिंपल सा इसका रीज़न है। आई एम वेटिंग। मैंने फिर कहता हूँ, खामोश ना रहा करें, जो बच्चे देख रहे हैं सारे पार्टिसिपेट किया करें। अच्छा जी, इसका आंसर ये है कि हमारा जो आर्टिकल है उसमें हमने डिफाइन किया था कि हमारा लेफ्ट वाला कॉलम यानी कि साइड बार 400 पिक्सल, यानी कि हमारी जो साइड बार है वो 400 पिक्सल की विड्थ की है। ठीक है। तो शेडो भी उतना ही होता है जितना बॉडी होती है। ठीक है। अपने बॉडी से बड़ा शेडो तो लाइटिंग की वजह से होता है, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो शेडो जो होता है अपने बॉडी जितना होता है। ठीक है। और बॉडी अगर 400 पिक्सल विड्थ की है तो शेडो भी 400 पिक्सल का ही मुकम्मल होगा। मैंने उसको कहा कि 400 पिक्सल बाहर आ जाओ, यानी कि लेफ़्ट साइड से 400 पिक्सल को का मार्जिन दे दिया एक तरह से। तो जो शेडो था उस बॉडी का साइड बार का वो बाहर आ गया। ठीक है, वो नज़र आने लग गया। अब इसको मैं अगर 200 लिखूंगा तो ये हाफ नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है वो उसकी जो विड्थ है साइड बार की वो 400 पिक्सल है। और अगर मैं 200 पिक्सल बाहर निकालूंगा तो ज़ाहिर बात है शेडो हाफ कट जाएगा, शेडो भी 400 पिक्सल का है। ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सेस और ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। और ये क्या है, ये है ब्लर। इसका जो स्प्रेड है, ये अब आप देखें कि रेड की बजाय अगर मैं इसको कौन सा और कलर है बड़ा चमकीला सा, येलो ग्रीन, मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स।
ये देखो जी 500 पिक्सल्स। ये देखें एक इस तरह से शेड सा आ रहा है, लेफ्ट साइड पे एक शेड सा आ रहा है। ये शेड जो है ये ब्लर है। मैं ब्लर कितना ज़्यादा रखना चाहता हूँ ये उसकी वैल्यू है। अगर मैं ब्लर थोड़ा रखूँगा तो ये गायब होना शुरू हो जाएगा। मैं अगर इसको पूरा बाहर शेडो निकाल के दिखाऊँ आपको तब समझ आएगी। ये देखें, अब आप देखो कि जो ब्लर है वो शेडो से ज़्यादा बाहर है। ठीक है, शेडो मैंने आपको बताया था शेडो की विड्थ है वो 400 पिक्सल है। लेट मी जस्ट शो यू, ये 400 पिक्सल की विड्थ है। इसका जो पीछे शेडो है वो भी 400 पिक्सल का है। ठीक है, लेकिन जो इसका ब्लर है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक है, ये क्यों डबल हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको, मैं ज़रा साइड पे कर दूँ। अच्छा जी, ये डबल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने 400 पिक्सल का हमने कहा कि इसको मार्जिन दो, तो वो 400 पिक्सल यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कहा था 400 पिक्सल, तो वो 400 पिक्सल बाहर आया। जब वो 400 पिक्सल बाहर आया तो उसने अपने आप को पूरा शेडो उसने अपना अपना सामने उसको वाजे किया कि जी ये मैं हूँ और ये मेरा 400 पिक्सल मजीद ब्लर है। अगर मैं 400 पिक्सल को गायब कर दूँ यहाँ से, मैं इसको लिख दूँ 10 पिक्सल्स, अब आप देखो कि ये सेम साइज है दोनों का। सॉरी, ये देखो, ये साइड बार, ये साइड बार का शेडो, और ये छोटा सा जो यहाँ पे हल्का हल्का यूं शेड्स आ रहा है, ये है 10 पिक्सल का हमारा छोटा सा ब्लर। अगर मैं ये 10 पिक्सल को इंक्रीज करूँ, ब्लर भी इंक्रीज होते देखोगे। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है हत्ता कि वो फेड होता होता गायब हो गया। तो ये है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ब्लर, उसका जो स्प्रेड है। ठीक है, ये ऑब्वियसली कलर है, कलर हमें चाहिए ब्लैक। अब हम मल्टीपल शेडोज भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक शेडो येलो ग्रीन का क्रिएट करता हूँ, और एक और शेडो मैं क्रिएट करता हूँ ज़ीरो, और मैं इसको ज़रा सा एक्स एक्सेस से बाहर रखता हूँ 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स और 38 पिक्सल्स। इसको मैं कह देता हूँ ये होगा, कौन सा कलर दें इसको, ब्लैक दे दें। ठीक है, अब ये देखो मैंने इसको ज़रा बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको, तब आपको सही नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो कि अब इसके अंदर मैंने दो शेडोज इसको दिए हैं। ठीक है, ये एक शेडो ग्रीन वाला इसके ऊपर है क्योंकि वो पहले दिया था, और ब्लैक वाला उसके नीचे है, वो बाद में दिया था। तो यहाँ पे मैंने डबल शेडो क्रिएट किए हैं। ठीक है, ऊपर से मैं इसको अगर मैं 400 कर देता हूँ तो ये देखो ये नीचे वाला ब्लैक है, ये ऊपर वाला ग्रीन है, तो मैंने इसको डबल शेडोज दिए हैं। तो ऊपर जो मैंने कमेंट किया हुआ है ये मैंने दो शेडोज दिए हैं। ठीक है, जो अगर आप हकीकत में अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखो, हकीकत में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को देखो, उसके अंदर दो शेडोज होते हैं, बल्कि मल्टीपल शेडोज होते हैं। क्योंकि हकीकत में ऐसे नहीं होता कि एक ही शेडो, मल्टीपल शेडोज क्रिएट होते हैं, तब जाके आपके सामने एक शेडो नज़र आता है। तो जो डिज़ाइन किसी डिज़ाइनर ने बनाया हुआ ये शेडो, ठीक है, तो उसने इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए बनाया है कि मैं इसको मल्टीपल शेडोज दूंगा तो अच्छा लगेगा। तो हमने भी इसको मल्टीपल शेडोज दिए हैं। वैसे ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आपस की बात है, डोंट नो आपकी क्या राय है, कौन सा कलर अच्छा लगता है? ग्लो ही सा लग रहा था। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज का हम यहाँ पे रैप अप कर रहे हैं सेशन। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं लिस्ट सी कि हमने
आज सीखा, पहले तो सबसे पहले रिकैप किया, हायरार्की को समझा, डॉम हायरार्की, ठीक है, या एलिमेंट्स की हायरार्की कह लो इजी करके, ठीक हो गया। वो हमने एग्जांपल दी बैकग्राउंड कलर की, पर्पल और रेड की। उसके बाद हमने इसके अंदर कॉल के मेथड देखे, ठीक है, कॉल कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट के नाम से कर सकते हैं, फिर हम उसके क्लास से कर सकते हैं, फिर हम आईडी से कर सकते हैं, फिर हमने स्पेसिफिसिटी देखी कि अगर हम एक एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं उसके नाम से और उसी एलिमेंट को अगर हम आईडी से कॉल करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और किस तरह अप्लाई होगी, वो भी देखा था। फिर हमने देखा कि स्टार वाला रूल देखा, ठीक है, स्टार वाला रूल हमने ये देखा कि जी ये ज़रा डेंजरस है, इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिर हमने टेक्स्ट लाइन देखा, ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्प्ले ग्रिड देखा, ग्रिड टेक्नोलॉजी देखी, फिर हमने हाउ टू क्रिएट कॉलम्स देखा विद ग्रिड सिस्टम, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर एक नया यूनिट पढ़ा जिसको हम कहते हैं 1FR, जो हमने कहा था अवेलेबल स्पेस को यूटिलाइज करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने बॉक्स शेडो को पढ़ा, यानी शेडोज़ किस तरह देते हैं, सिंगल और मल्टीपल। और फिर हमने इसके अंदर ये भी देखा कि शेडो जो होता है वो उसकी जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है एलिमेंट की बॉडी के, एलिमेंट का जो साइज़ है, साइज़ मीन्स विड्थ और हाइट। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जनरली वैसे बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी CSS के अंदर साइज नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साइज लिखो उसी के अंदर विड्थ है उसी के अंदर हाइट है। साइज डिफाइन करने के लिए विड्थ अलग और हाइट अलग डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। जस्ट एक साइड पे बात बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, फिर हमने ये आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ आपको समझ आए या ना आए नोट पैड पे लिख लिया करो। मैंने पूरा कोर्स डिफ़ाइन किया हुआ कि मैंने ये किस तरह लेके चलना है, इसमें कौन कौन सी बातें मैंने बतानी है, कौन सी मुश्किल चीज़ें हैं, कौन सी आसान चीज़ें हैं। ये कोर्स मैं पता नहीं मल्टीपल टाइम्स पढ़ा चुका हूँ, मुझे आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ मुश्किल है और कंफ्यूजिंग है। इसी वजह से मैं उस चीज़ को 6-6 7-7 दफ़ा रिपीट करता हूँ, कभी किसी मिसाल से, कभी किसी से, कभी किसी लेक्चर में, कभी किसी लेक्चर में, और मैंने उसको समझा के छोड़ना होता है, ठीक है। तो आप लिख लिया करो, बेशक उसके आगे लिख दो क्वेश्चन मार्क कॉपी के ऊपर कि मुझे समझ नहीं आया, मैंने पूछना है। अगर आने वाले 1-2 लेक्चर में समझ ना आया या मेरी रिसर्च से समझ ना आया या मैंने लेक्चर दोबारा सुन के समझ ना आया तो मैं पूछना ज़रूर है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखी, और क्या देखा जी, हम ज़रा से ऊपर देख लेते हैं। ग्रिड गैप देखा था, ओके, ग्रिड गैप ये हमने देखा जी, ये मार्जिन का या पैडिंग का काम करता है। बेसिकली ये दो कॉलम्स के दरमियान या जितने कॉलम्स हैं उन सब के दरमियान का फासला है, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स क्रिएटेड बाय ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आज के जो लेक्चर था उसमें देखी थी, ओके। अब जी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होने लगा है। किसी के क्वेश्चंस हैं वो मुझे बता दे, मैं यहाँ पे भी स्क्रीन डिस्प्ले करूँगा एक, ओके। हाँ, एक और भी चीज़ पड़ी, बॉडी मार्जिन, लेफ्ट और राइट पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रही होती, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ द पेज, इसे कहते हैं बॉडी मार्जिन, ओ पोस्ट नहीं, बॉडी मार्जिन 0, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम कॉर्नर्स। अच्छा जी, मैं अब स्क्रीन डिस्प्ले करने लगा हूँ क्वेश्चन आंसर्स की। किसी के कोई क्वेश्चन हैं, आंसर्स हैं, मतलब जो भी हैं वो मुझसे पूछ लें, आई विल आंसर देम। नहीं है तो बता दीजिए नो क्वेश्चंस, हम उसको वहीं पे एंड कर देंगे। बाय द वे
ये और पिछला जो हमारा लेक्चर का मटेरियल है मुझे काइंडली याद करवा दिया करें व्हाट्सएप करके कि ये क्लासरूम में अपलोड कर दें ताकि सारे लोग एक्सेस कर सकें। एनीवेज, हम अब स्क्रीन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। जी, आई एम वेटिंग नाउ। अच्छा जी, सिद्रा का मैं पहले एड्रेस कर दूं, छोटा सा एक आंसर दे दूं उनको क्वेश्चन का, जस्ट इसलिए कि उनको मैं सेपरेटली भी समझा दूंगा। पहले मुझे बताएं कि यार क्वेश्चन आंसर सेशन में ख़ास तौर पे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे बताइए, से येस और नो। हेलो, कैन यू हेयर मी? हेलो, कैन यू गाइस हेयर मी और नॉट? काइंडली ये जल्दी, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले मैं सिद्रा का क्वेश्चन एड्रेस कर दूं, फिर डिस्प्ले ग्रिड का आप कुछ पूछ रहे हो उमर। पहले मैं सिद्रा, अच्छा सिद्रा, आपको मैं बता दूं कि शेडो देने के लिए 4 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। अगर आपने बॉक्स शेडो देना है तो 4 वैल्यूज़ चाहिए। एक्स एक्सेस पहली है, ठीक है, लिखती जाए, अब बता तो रहा हूँ मैं। पहली वैल्यू एक्स एक्सेस है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट और राइट। इसका मतलब होता है लेफ़्ट और राइट डिस्टेंस कितना होना चाहिए बॉडी का शेडो से, ठीक है। एक्स एक्सेस पहली वैल्यू। स्पेस दे के फिर दूसरी वैल्यू देते हैं, वो होती है वाई एक्सेस। वाई एक्सेस का मतलब होता है कि बॉडी से कितना दूर या करीब करना है शेडो को, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये वाई एक्सेस हो गया, पहली एक्स दूसरी वाई। तीसरी वैल्यू होती है स्प्रेड की। स्प्रेड मतलब कि साया कितना ज़्यादा जिसे कहते हैं ब्लर हो, ठीक है। साया ब्लर नहीं होगा तो रॉक सॉलिड हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे बहुत तेज़ धूप है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल क्लियर कट साया बनता है ना। तो अगर आपने क्लियर कट साया नहीं बनाना, ज़रा उसमें ब्लर लेके आना है कि जैसे अभी शाम शाम का ऐसे साया होता है, उसके अंदर आपको पिक्सल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे उस तरह के साए के लिए, ठीक है। तो ये है पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा ब्लर या स्प्रेड, ठीक है। और चौथी वैल्यू होती है कलर की। आप उसको आरजीबी में कलर दे दो, हेक्सा कोड में दे दो, जिस मर्जी तरीके से आप बेशक अल्फ़ाबेट्स में लिख दो, रेड ब्लू वाइट, वो चल पड़ेगा। आरजीबीज़ का आइडिया आपको नहीं है किसी को तो मुझे बताया कि आरजीबी कलर क्या होते हैं, वो मैं फिर आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा किसी टाइम पे। अच्छा जी उमर, डिस्प्ले ग्रिड क्वेश्चन क्वेश्चन आपने ये बताया, ये क्या चीज़ है, क्या पूछना चाह रहे हो? ग्रिड समझ नहीं आई या चक्कर क्या है? थोड़ा क्वेश्चन को एलैबोरेट किया करो। बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है अपना क्वेश्चन फ़ौरन पोस्ट कर दे, मैं आंसर दे दूंगा ताकि जल्द से जल्द मैं आपको उसका आंसर देख के वीडियो को रैप अप करूं। आई एम वेटिंग। अच्छा सिद्धरा, आपको समझ आ गई है? सॉरी मैं आपसे पूछना भूल गया, इफ़ यू आर स्टिल लाइव मुझे थोड़ा बताइएगा कि आपको समझ आ गई है। इन द मीन वाइल उमर ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर RGBA कलर क्या होता है? अच्छा, ये अब आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते, कुछ समझ नहीं पाते तो मुझे बताइएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फ्लैक्स बॉक्स की आपने मुझे एक वीडियो कही हुई है, और अब ये RGBA मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं आई तो फिर मैं एक वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। ओह थैंक यू सुधरा। अच्छा, RGBA, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। आर जी बी, स्क्रीन पे जितने कलर्स डिस्प्ले होते हैं आपको इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से होते हैं। इन 3 कलर से दुनिया के तमाम कलर्स बनते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू, अगर आप ये कलर्स ज्वाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वाइट कलर बनेगा फुल एक्सट्रीम। अगर इसकी ये है रेड, आपने फॉर एग्जांपल सारी डिब्बी उल्टा दी रेड कलर की, फिर आपने ग्रीन कलर की डिब्बी उल्टा दी, और फिर आपने ब्लू कलर की डिब्बी उल्टा दी एक छोटे से सांचे में। जब आप इसको, इस सारी डिब्बी को मिक्स करोगे तो वाइट कलर निकलेगा, ठीक है।
इसके बरक्स ये कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, असल में ना कर दीजिएगा, ठीक है। असल में कलर्स इस तरह नहीं बनते, ये कंप्यूटर पे बनते हैं इस तरह। और अगर इन 3 कलर्स को एब्सेंट कर दो स्क्रीन से, ये मिक्स ना करो 3 कलर्स, तो ब्लैक कलर बनता है, ठीक हो गया। तो अगर तीनों कलर मिक्स करो तो वाइट, नहीं तो ब्लैक। अच्छा, 255 255 ये इसकी लिमिट है कि आप एक कलर कितना को ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। रेड भी 255 तक ऐड होगा, ग्रीन भी और ब्लू भी। अब इनकी अगर आप वेरिएशंस करोगे, रेड आप 50 कर दो और ग्रीन 100 कर दो और ब्लू जो है वो आप 150 कर दो, तो इससे कलर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो आपका एंड रिजल्ट होगा। ट्रांसपेरेंसी अगर आपने लेकर आनी है तो आपको RGBA, जो ए एंड पे है ये वाला आप ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। नहीं समझ आई तो मैं इसको नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, व्हाट डू यू रेकमेंड सारा अली मलिक, व्हाट डू यू रेकमेंड सर, नोटपैड प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो? ओके, नोटपैड प्लस प्लस की आप बात कर रही हैं, अगर तो आप बिल्कुल कोड को सीखना चाह रही हैं, सारा कोड को याद करना चाहती हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पेपर पेंसिल लेके बैठें, उस पर याद करें। जब मैं तकरीबन 4-5 साल पहले जब बैठा था HTML CSS सीखने, तो मैं उर्दू बाज़ार से दस्ते लेके आया था और उस पर मैंने सारे कोड्स को प्रैक्टिस किया था। प्रिंट आउट्स निकलवा के दीवार पे लगाए हुए थे, कुछ चीट शीट्स वगैरह, जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये कॉमनली यूज्ड कोड्स हैं, फलाना ढमकाना, ठीक है। तो मैं पेपर पे प्रैक्टिस करता था, फिर मैं शिफ्ट हुआ सादे नोटपैड पे, फिर मैं शिफ्ट हुआ था नोटपैड प्लस प्लस पे, एंड फाइनली जब मुझे कोड रट गए थे, फिर मैं शिफ्ट हुआ था VS कोड पे। VS कोड पे शिफ्ट हुए मुझे भी 2 साल हो गए, ठीक है। उससे पहले मैं ब्रैकेट्स यूज़ करता था और काफ़ी डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करता था। तो VS कोड पे जब मैं शिफ्ट हुआ तो मुझे कोड भूलने लग गया, क्योंकि VS कोड में इंटेलिसेंस है, एक होती है इंटेलिजेंस, इसमें इंटेलिसेंस है। इसकी वजह से आपको कोड ये खुद आपको फिल कर देता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से फिर बिलाखिर आप कोड भूलने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको सारा रोड मैप दे दिया। आप अपने आप को देखें कि आप अभी किस लेवल पे हैं, कितना कोड आपने याद कर लिया है बेसिक लेवल का, उस हिसाब से आप अपने आप को शिफ्ट करती जाएं, फ्रॉम पेपर पेंसिल टू नोटपैड प्लस प्लस टू ब्रैकेट्स टू VS कोड। ये सारा सफ़र है आपका। उमर सर, ये डिस्प्ले वाला टैग नहीं समझ आया, क्या सिर्फ ग्रिड वाला ही डिस्प्ले होता है? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आई एम सॉरी। डिस्प्ले वाला टैग, अच्छा, डिस्प्ले की मैंने आपको ना 5-6 डिफरेंट वेरिएशंस दिखाई थी ड्यूरिंग द क्लास, जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। तो उसके साथ साथ उस आर्टिकल की सारी जो थी शक्ल सूरत बदलती जा रही थी। इसको डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। अभी अजान शुरू हो गई है, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स पे एक लेक्चर दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले पे भी लादा दे दूंगा आपको, डिस्प्ले फ्लेक्स, और तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ क्या थी यार, आप लोगों ने पूछा था RGBA, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन था आपका। इन 3 चीज़ों पे मैं अलहदा वीडियोस इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। मुझे काइंडली व्हाट्सएप कर दिया करें कि ये चीज़ें पेंडिंग हैं, इस पर वीडियोस बना दें, ताकि मैं आप लोगों को वो पढ़ाता रहूँ और हमारा सिलसिला चलता रहे, ठीक है। वेलकम सारा। चलें, मैं इस सेशन को अब यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब अल्लाह हाफिज़ भी कह दो जल्दी सारे, अजान हो रही है इसलिए मैं बोलना बंद हो गया हूँ।